नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम के संस्करण में आपका स्वागत है। इस बार का अर्थम और इसका विषय आपको सोचने, बोलने और कुछ कहने पर बाध्य करेगा। यह शायद आपको ऐसा महसूस हो इसको सुनने के बाद कि इस अर्थम में जो बताया गया आपको भी वैसा ही लग रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं चिली से। अक्टूबर 2019 में सैंटियागो, चिली में मेट्रो के किराए में केवल 4 सेंट की बढ़ोतरी हुई और ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया। चिली वासियों ने इसे एल एस्तालिदो सोशल कहा, यानी सामाजिक विस्फोट। कुछ ही घंटों में छात्रों की बगावत हो गई, देशव्यापी विद्रोह शुरू हो गया, जो आज नेपाल में हमने देखा। चिली में इस विद्रोह में 30 लोगों की जानें गईं, संवैधानिक सुधार करने पड़े और लैटिन अमेरिका की सबसे स्थिर लोकतांत्रिक सरकार की चूलें हिल गईं। केवल मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी पर इतनी बड़ी बगावत, मगर बारूद तो पहले से जमा था, ये तो बस चिंगारी थी। चिली की भयंकर आर्थिक असमानता, 1% अमीरों के पास 26% संपत्ति, 50% परिवारों के पास केवल 2.1% एसेट्स। चिली की सरकारें बता रही थी कि चिली एक सफल और बढ़ता हुआ स्थिर लोकतंत्र है, मगर दुनिया भी ये मान रही थी कि चिली में ऐसा हो रहा है। लेकिन जब चिंगारी लगी तो बात के छोटे से बड़े होते देर नहीं लगी। आप कहेंगे असमानताएं कब नहीं थीं? यह गुस्सा इस तरह क्यों फट रहा है? इसलिए क्योंकि सरकारों से मोहभंग बढ़ रहा है। अब इस वक्त 2 तरीके के नैरेटिव्स की व्याख्याओं की जंग है। एक तरफ है सरकारें और उनके समर्थकों के गुलाबी आंकड़े, जो लगभग हर देश के लोगों को बता रहे हैं कि सब कुछ शानदार है, और दूसरी तरफ है जेब और जीवन के, जीविका के संकट, जो बड़े और गहरे हो रहे हैं। जैसे अमेरिका के ताजे रोजगार के आंकड़ों को लें। सरकारी आंकड़े जब ठीक हुए तब पता चला कि रोजगार बढ़ने के बजाय खत्म हो गए हैं। नीतियां उन आंकड़ों से बन रही हैं जो हमें बताए जाते हैं, इसलिए मोहभंग बढ़ता है। और अब इस तरह के विद्रोह इस दशक का सबसे बड़ा राजनीतिक पैटर्न बन गए हैं। नेपाल के विद्रोह को देखकर आपको लगता होगा कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे प्रदर्शन किसी साजिश का, टूल किट का हिस्सा हैं, मगर ऐसा नहीं है। एक तथ्य पर नजर डालिए। 2019 से 2024 तक दुनिया में विरोध प्रदर्शनों की संख्या और उनका प्रभाव ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। कार्नेगी एंडोमेंट के ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर के अनुसार केवल 2024 में 160 से अधिक सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, जो हर महाद्वीप में फैले थे, जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया। कारण वही आर्थिक समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, असमानता के खिलाफ गुस्सा। इन आंदोलनों पर हम आगे फिर लौटेंगे और आपको कई चौंकाने वाले तथ्य बताएंगे। पहले हम समझते हैं कि मोहभंग की वजह क्या है और विकास को लेकर 2 परस्पर विरोधी तस्वीरों का सच क्या है। आपके दिमाग में यह सवाल हो सकता है कि आर्थिक विकास की 2 तस्वीरें कैसे हो सकती हैं, एक सरकार की तस्वीर और एक जनता की, और क्या ये पूरी दुनिया में हो रहा है? सब दुनिया का ढेर सारा इतिहास गवाह है कि सरकारें और संस्थाएं और सरकार की संस्थाएं आर्थिक आंकड़ों के जरिए समृद्धि और स्थिरता की तस्वीर पेश करती हैं, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए ज़रूरी है, उन्हें सत्ता में रहना है। लेकिन आम लोगों की हकीकत कभी कभी इससे बिल्कुल अलग हो जाती है। सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को एक कृत्रिम प्रगति का एहसास कराना जरूरी है, वास्तविकता चाहे उसकी विपरीत हो। जैसे 1970-80 के दशक में सोवियत संघ की सरकार हर साल बम्पर फसल की खबरें देती थी, लेकिन लोग रोटी के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। सोवियत दस्तावेज बताते हैं कि आधिकारिक आंकड़े समृद्धि दिखाते थे, लेकिन हकीकत में सरकार पश्चिमी देशों से लाखों टन अनाज आयात करती थी। इस धोखे ने आर्थिक विफलता को छिपाया और जिसके कारण आखिरकार सोवियत प्रणाली ढह गई। क्या आपको याद है कि 1997 में जब एशिया में मुद्राएं धराशायी हुई थीं, उससे कुछ महीने पहले तक विशेषज्ञ इन्हें टाइगर इकोनॉमीज कह रहे थे, जिसमें थाईलैंड, कोरिया और इंडोनेशिया थी, और इनकी तारीफें हो रही थी। आधिकारिक आंकड़े चमकदार थे, लेकिन थाईलैंड का चालू खाते का घाटा, कोरिया का कर्ज और इंडोनेशिया की बैंकिंग संकट की चेतावनी दे रहे थे। फिर भी सरकारें, अर्थव्यवस्थाएं और विशेषज्ञ कह रहे थे कि ये अर्थव्यवस्थाएं तो करिश्मा हैं। 1997 में जब संकट आया तो आंकड़ों और हकीकत के बीच का अंतर खुला, और जिसने लाखों लोगों को, एशिया के लाखों लोगों को एक औसत जिंदगी में ढकेल दिया। अरब क्रांति का अनुभव तो सनसनीखेज है। 2009-10 में कागजों पर
ट्यूनीशिया एक सफलता की एक बड़ी कहानी थी। जीडीपी में स्थिर वृद्धि दर हो रही थी, महंगाई नियंत्रित थी, लेकिन इसके पीछे युवाओं में 30% बेरोजगारी थी। खाद्य महंगाई तेजी से बढ़ रही थी और भ्रष्टाचार चरम पर था। दिसंबर 2010 में मोहम्मद बौअजीजी के एक आत्मदाह ने इस पूरे आंकड़े की पोल खोल दी। इसने आर्थिक निराशा की उस चिंगारी को हवा दी जिसने अरब स्प्रिंग को जन्म दिया। आंकड़े कितने भी अच्छे दिखें, लेकिन अगर वे लोगों की हकीकत से मेल नहीं खाते तो गहराता मोहभंग किसी छोटी सी वजह पर भी फट पड़ता है। कुछ ताज़ा उदाहरण देखिए जिससे आपको एहसास होगा कि आंकड़ों और हकीकत में कितना बड़ा फ़र्क है और अविश्वास और विरोध कैसे बढ़ता है। जैसे अमेरिका में सॉफ्ट लैंडिंग की कहानी बताई गई। दावा किया गया कि अर्थव्यवस्था स्थिर है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रेट बन रहा है, लेकिन हकीकत में नौकरी के आंकड़े गलत साबित हुए। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक के लिए नौकरियों के संशोधित आंकड़ों को करीब करीब 10 लाख नौकरियों में कम कर दिया गया, यानी इतनी नौकरियां कम निकली। क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ा, रिटेल में छटनी हो रही है, वास्तविक मजदूरी में कमी हो रही है। ये सब अमेरिका की आर्थिक कमजोरी के पैमाने हैं जो दिखते हैं। भारत को लें। भारत में शेयर बाजार की उछाल और जीडीपी सुर्खियों में रहता है, लेकिन बेरोजगारी चरम पर है, आय में कमी है, कंपनियां मांग टूटने से परेशान हैं। मनरेगा की रिकॉर्ड मांग दिखाई देती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों युवाओं की भीड़ इस बात का सबूत है कि रोजगार बाजार डगमगा चुका है और अवसर नहीं है। अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति के दावे के बावजूद सरकार को जीएसटी में कटौती करनी पड़ी। अब भारत की सरकारी आंकड़ों की गणना में जीडीपी के आंकड़ों की गणना में लगातार बदलाव किए गए, जिससे हर साल जीडीपी लगभग 1 से 2% औसत बढ़ाकर दिखाया जाता है। कभी सरकार के खर्च का आंकड़ा बढ़ा दिया जाता है तो कभी कॉर्पोरेट प्रॉफिट का, लेकिन लोग जैसी जिंदगी जी रहे हैं वो आंकड़ों से बिल्कुल फ़र्क है। चीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ के तो आंकड़ों का क्या ही कहना। 5.2% की जीडीपी ग्रोथ का दावा है, लेकिन 21% युवा बेकार है। प्रॉपर्टी संकट है जिससे बाजार में रोजगार नहीं है। सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े सेंसर किए हैं जिससे 1.6 करोड़ युवा प्रभावित हुए हैं। यूरोप का हाल देख लीजिए। जर्मनी में दावा किया गया कि देश में ऊर्जा में अब आत्मनिर्भरता आ गई है, लेकिन जर्मनी में ऊर्जा और बिजली की लागत घटने से औद्योगिक उत्पादन घट रहा है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था में सब कुछ शानदार होने का दावा था। ईयू में फ्रांस की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन अब फ्रांस में बजट कटौती के बाद पेंशन बढ़ाने में देरी हो रही है और जिससे लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। ये कुछ बड़े उदाहरण हैं जो आपके सामने हैं। दुनिया के असंख्य देशों के भीतर जाकर इन आंकड़ों के अंतर्विरोध को महसूस किया जा सकता है। ये टेबल देखिए जिसे आपको दुनिया में आंदोलनों का, आंकड़ों का और वास्तविकता का फर्क समझ में आएगा। सोशल चैनल्स सरकारों के लिए बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि करोड़ों लोग अपने तजुर्बों को पेश करते हुए सरकारी आंकड़ों का सच खोलते हैं, इसलिए मोहभंग संघनित होते चले जाते हैं और नेपाल, चिली या बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाती है। अब आपका सवाल होगा कि सरकारों का काम तो समाधान देना है, अगर वास्तविकता आंकड़ों से फर्क है तो फिर नीतियां कैसे बनती हैं? ये एक बड़ा महीन मामला है। सरकारें अपने ही प्रचार को इतना प्यार करती हैं, या यूं कहें कि उसे नकार नहीं पाती, कि उनकी नीतियां वास्तविकता और सच से उखड़ जाती हैं। गलत आंकड़ों पर बनी नीतियों के कुछ नमूने देखिए। ग्रीस का किस्सा याद कीजिए। सरकार ने घाटे को छिपाया, खूब खर्च दिखाया और फिर सच खुला, ग्रीस डिफ़ॉल्ट हुआ। 2008 में ग्लोबल बैंकिंग संकट आया। आप कहेंगे ताज़ा हाल बताइए, तो ताज़ी बात सुनिए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश में सरकार ने बढ़े हुए विकास के आंकड़ों के आधार पर आईएमएफ की सख्त नीतियां अपनाई, जिससे बेरोजगारी और सामाजिक अशांति बढ़ी और बाद में सरकार को गिरा दिया गया। श्रीलंका में पर्यटन की तेज बढ़त की कहानी बनाई गई, खूब प्रचार किया गया, भारी कर्ज संकट को छिपाया गया, जिसके कारण आर्थिक पतन और सरकार के खिलाफ बगावत हुई और अंततः देश डिफ़ॉल्ट हो गया, सॉवरेन डिफ़ॉल्ट में चला गया। रूस में रूबल की मजबूती का दावा था, लेकिन सैन्य खर्च और पूंजी पलायन के बाद मंदी आ गई। ब्रिटेन में ब्रेग्जिट से आर्थिक स्वतंत्रता की बात गलत साबित हुई, क्योंकि महंगाई बढ़ी और रोजगार कम हुए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ से निवेश बढ़ेगा, सरकार का घाटा कम होगा, लेकिन हुआ उल्टा, महंगाई बढ़ गई और बेरोजगारी बढ़ गई। दक्षिण अफ्रीका का रेनबो नेशन मॉडल बेरोजगारी और अपराध के रिकॉर्ड स्तर के कारण दरक गया। जापान में डिफ्लेशन के लास्ट डिकेड के अंत का दावा किया गया था, लेकिन वहाँ रोजगार के लेने वाले लोग ही नहीं थे।
लेबर मार्केट ही नहीं था, श्रमिक ही नहीं थे, इसलिए आर्थिक विकास दर फिर टूट गई। कई देशों ने महामारी के बाद देर से प्रोत्साहन दिया और बहुत लंबे समय तक प्रोत्साहन को चलाया, जिससे महंगाई बढ़ती चली गई और उसके बाद उन देशों को सख्त नीतियां अपनानी पड़ी, जिससे आर्थिक विकास को नुकसान हुआ। दुनिया भर में झूठी कहानियां ध्वस्त हो रही हैं। ये टेबल देखिए, जहां पर आपको विश्व के आर्थिक नैरेटिव में असंगतियां दिखाई देंगी। सरकार के विरोध में पश्चिमी देशों में जो अस्थायी महंगाई का दावा था वो तब ध्वस्त हुआ जब कीमतें लगातार बढ़ती दिखाई दी। भारत में युवा लाभांश की बात भी खोखली साबित हुई, क्योंकि लाखों युवा नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड सड़कों पर टहल रहा है। इसी तरह चीन का डिजिटल इकोनॉमी बूम पूरी तरह चरमरा गया जब टेक कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू की और युवा लोगों की बेरोजगारी 21% से ऊपर चली गई। बीते दिनों यहाँ मुंबई में मेरी एक ग्लोबल निवेशक से बात हो रही थी और उन्होंने सवाल किया कि देश के भीतर जब हालात ढहते हैं उस वक्त आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं कुछ नहीं कहती, आखिर क्या वजह है। मैंने कुछ हाल किया कि कंट्री रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि इन संस्थाओं की रिपोर्ट दरअसल सरकारी आंकड़ों पर आधारित होती है, इसलिए विकास दर में बढ़त के आकलन दोहराते हैं, सरकार की नीतियों को सराहते हैं। कभी कभार कोई आईएमएफ किसी रिपोर्ट में 1-2 पैरा में कोई चेतावनी लिख देता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे भारत सहित दक्षिण एशिया में 60% अर्थव्यवस्था में रोजगार और कमाई लघु उद्योगों और व्यापार पर निर्भर है। इनकी असली तस्वीरें सरकारें कभी नहीं बताती और ग्लोबल संस्थाओं में भी इस किस्म का मोहभंग पनपता है जब ये नतीजे सामने आते हैं। अब अगला सवाल होगा आपका कि अक्सर ये लगता है कि सरकार विरोधी आंदोलन केवल एशिया में होते हैं, तीसरी दुनिया में होते हैं, मगर ये सच है क्या? कार्नेगी एंडाउमेंट का जो ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर है वो बताता है कि 2009 के बाद से हर साल विरोध प्रदर्शनों में करीब 11.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो 1960 के छात्र आंदोलन और 1990 के जो डेमोक्रेटिक बदलाव हुए थे उनसे भी बड़ा है। 2024 में 160 से ज़्यादा सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, जिनमें करीब 100 करोड़ लोगों ने जिनका असर दिखाई दिया। इस चार्ट को देखिए जिसमें मौतों के हिसाब से आंदोलन की रैंकिंग और देश बताए गए हैं, और यहाँ देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में विरोध आंदोलन किसी टूल किट का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल घटनाक्रम है। ये बात सही है कि उभरते बाजारों में आर्थिक अशांति ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ असमानता पहले से ज़्यादा है। इसी लेट के डेटाबेस के अनुसार 2019 से 2024 के बीच विश्व स्तर पर राजनीतिक हिंसा और विरोध प्रदर्शन बढ़े हैं, खासतौर से उन देशों में जहां आर्थिक तनाव है। श्रीलंका में 2022 के कर्ज संकट और 50% महंगाई से लोगों ने सरकार को उखाड़ फेंका। इक्वाडोर में 2022 में ईंधन की कीमतें और आईएमएफ की शर्तों के खिलाफ देश के लोगों ने पूरा कारोबार ठप कर दिया, देश को बंद कर दिया। बांग्लादेश में 2024 में नौकरी कोटे के खिलाफ प्रदर्शन ने 400 से अधिक मौतें देखी और सरकार बदल दी गई। नेपाल में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की वजह से 51 मौतें हुई, सरकार पलट गई। ये आंदोलन दिखाते हैं कि आर्थिक समस्याएं जैसे महंगाई, बेरोजगारी छोटे छोटे कारणों को बड़े विद्रोह में बदल देती हैं। मगर ये बात केवल छोटे देशों की नहीं है। आइए अमीर देशों की तरफ ही मुड़ते हैं। विकसित देशों में करीब से देखें तो फ्रांस में 2018 से 2023 तक येलो वेस्ट आंदोलन चला। पेंशन सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। फ्रांस में जो जीवन यापन की लागत बढ़ रही है और जो सरकार की खर्च कम करने की सख्त नीतियां हैं, उससे लोग बुरी तरह खफा हैं। ब्रिटेन में 2022 में 40 साल की सबसे ऊंची महंगाई 10% थी। रेलवे और स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में हड़तालें हुई। ब्रिटेन में अभी हाल में ही, जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, पिछले सप्ताह एक बड़ा आंदोलन हुआ है। जर्मनी और नीदरलैंड में डीजल टैक्स और सब्सिडी कटौती के खिलाफ किसानों ने सड़कें जाम की। जरा ये टेबल देखिए। इस टेबल में आपको दिखाई देगा कि 2019 से 2024 के बीच दुनिया के किन किन देशों में किन किन वजहों से आंदोलन हुए हैं। सरकारें किसी दूसरी दुनिया में रहती हैं जबकि लोग सड़क पर हैं, और हर जगह जीवन स्तर की चुनौतियां और आर्थिक सुरक्षा की कमी जनता को मोहभंग की स्थिति तक ला रही है। लैटिन अमेरिका में ईंधन सब्सिडी और परिवहन लागत, एशिया में युवाओं में बेरोजगारी, अफ्रीका में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई। विरोध प्रदर्शनों के कई तमाम कारण हैं। चीन में 2022 में कोविड की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जिसको लेट फ्लैट आंदोलन कहा गया। लेबनान में 2019 और 2021 में भ्रष्टाचार और आर्थिक पतन के कारण प्रदर्शन भड़के और सरकारों के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए। यूरोप और एशिया में उम्रदराज आबादी पेंशन और स्वास्थ्य लाभ चाहती है, जबकि युवा ऊंचे टैक्स के बोझ और महंगाई के बोझ से परेशान हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए एक किस्म का जनसांख्यिक टकराव भी, एक किस्म का पीढ़ी टकराव भी बढ़ रहा है।
आपका सवाल होगा, छोटे देश ज़्यादा खतरे में क्यों दिखते हैं? क्या चुनौतियाँ छोटी अर्थव्यवस्थाओं में कहीं ज़्यादा गहरी हैं? मुसीबत क्या है? छोटे देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक या दो उद्योगों पर केंद्रित होती हैं, जैसे श्रीलंका पर्यटन पर, बांग्लादेश कपड़े पर या कुछ खनिज निर्यात पर। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़े घटनाक्रम होते हैं ग्लोबल मार्केट हिलता है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आती है, तो ये देश उन झटकों से बुरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं। श्रीलंका और घाना में कर्ज के संकट ने इंपोर्ट को रोक दिया था, जिससे ईंधन और भोजन की कमी हुई। लेबनान में गेहूं और ईंधन के इंपोर्ट पर निर्भरता इतनी ज़्यादा थी कि 2022 में कीमतों के उछाल के बाद रोटी और बिजली एक किस्म से लग्जरी बन गए और अंततः वो विरोध के तौर पर सामने आया। दुनिया के तमाम देश फूड के लिए और एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं, इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ती हैं तो उनके यहाँ महंगाई भड़कती है, और जिस वजह से देश में सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन दिखाई देते हैं। छोटे देशों की आर्थिक कमजोरियों को हम विस्तार से आपको इस टेबल में दिखा रहे हैं। आप एक तरफ से देखते चले जाएं तो आपको दिखाई देगा। विश्व के स्तर पर 8.8 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जो उसमें अधिकांश छोटे देशों पर है, और ये छोटे देशों के लिए बेहद भारी है। कई देश अपनी एक्सपोर्ट इनकम का 38% तक हिस्सा कर्ज पर ब्याज चुकाने में खर्च करते हैं। विदेशी सहायता पर निर्भरता है, इसलिए सरकारें तमाम आंकड़ों में हेरफेर करती हैं, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चमकता हुआ बताती हैं ताकि कर्ज देने वाली संस्थाओं का विश्वास बना रहे। अंततः ये सारा झूठ फट पड़ता है। चूँकि विकासशील देशों में छोटे देशों में अच्छी और विश्वसनीय संस्थाएं नहीं हैं, तो विश्वसनीय डेटा, भरोसेमंद डेटा तैयार करना मुश्किल होता है, जिससे आर्थिक नीतियां लगातार गलत दिशा में बढ़ती जाती हैं और अंततः अशांति बढ़ती है। आपके दिमाग में एक सवाल होगा, और ये सवाल आजकल काफ़ी चर्चा में है नेपाल के आंदोलन के बाद, कि आंदोलनों में हमेशा एक नई पीढ़ी क्यों दिखती है? एक बड़ी असंगति है इस समय पीढ़ियों के तौर पर। ये जो नई पीढ़ी, जिसे हम जेन जी या जेन अल्फा कहें, वो सबसे अच्छा विकास और तकनीक सुविधाएं देख रही है, मगर उसमें सबसे ज़्यादा आक्रोश है, और इसके कुछ गहरे आर्थिक कारण हैं। पूरी दुनिया में एक बड़ा जनसांख्यिकीय डेमोग्राफिक चेंज चल रहा है। भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में युवा आबादी तेज़ी से बढ़ी है, जबकि यूरोप, जापान और चीन जैसे अमीर देशों में अब बूढ़ी होती आबादी आगे आ रही है, और वो आबादी के असंतुलन से जूझ रहे हैं। अफ्रीका की कामकाजी आबादी 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। भारत में युवा आबादी का पीक आ गया है, उत्तर भारत के हिस्सों में हमें दिखता है। अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का या युवा लाभांश का एक आर्थिक अवसर हो सकता है, मगर इन सारे देशों में पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं, और इसलिए ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के बजाय डेमोग्राफिक बम बन गया है, डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन हो गया है। भारत में 30% युवा नौकरी, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं है। महिलाओं की श्रम फोर्स में, कारोबारों में भागीदारी बेहद कम है। मध्य पूर्व में और उत्तरी अफ्रीका में युवा बेरोजगारी सामान्य से 2 से 3 गुना ज़्यादा है, जिस वजह से ही अरब स्प्रिंग आई थी, और उसके बाद अरब देशों ने अपने आप को संतुलित करने की कोशिश की थी। कई देशों में समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। ये आज की पीढ़ी बीती सदी के सबसे भयानक रोजगार संकट से मुकाबिल है, जिसे दुनिया के राजनेता इस स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यूरोप, जापान और अमेरिका में जेन जी या जो नई पीढ़ी है, उसे पारंपरिक नौकरियों के बजाय केवल गिग अर्थव्यवस्था में ही अवसर मिल रहे हैं, जहां नौकरियां सुरक्षित नहीं हैं और सुविधाएं नहीं हैं। जीवन स्तर महंगा हो रहा है, शिक्षा का खर्च बढ़ रहा है, डिजिटल कॉस्ट बढ़ रही है, और एशिया के देशों में औसत वेतन बेहद कम है। इसलिए हर जगह दूसरी कमाई की, सेकेंड इनकम की जद्दोजहद बढ़ी है, और ये तनाव की वजह है। जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, या जो नई पीढ़ी है, वो पूरी तरह डिजिटल नेटिव है। सोशल मीडिया के जरिए उसे सूचनाएं मिलती हैं, और गलत भी और सही भी दोनों तरीके की सूचनाएं मिलती हैं। वे सरकारी प्रचार या गोपनीयता को कम सहन करते हैं। टिकटॉक, यूट्यूब, रील्स, इंस्टाग्राम रील जैसे मंचों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद जो वैश्विक विरोध और प्रदर्शन हुए, उसे इसी पीढ़ी ने सोशल मीडिया पर फैलाया। एडलमेंट ट्रस्ट का जो बैरोमीटर सर्वे आता है, वो ये बताता है कि युवा और वयस्क सरकार और मीडिया पर बुजुर्गों की तुलना में बेहद कम भरोसा करते हैं, और ये सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक नीतियां और सुधार लागू करना तब बेहद मुश्किल हो जाता है जब नई पीढ़ी उन पर भरोसा ही न करे, और इसीलिए नीतियों पर वे ऑनलाइन जवाब देते हैं। नई पीढ़ी ने पूरी दुनिया के कई देशों में बदलाव की मांग की है। नाइजीरिया में 2020 में एंड सार्स का प्रदर्शन हुआ, युवाओं ने शुरू किया, फिर पुलिस ने क्रूरता की। इसमें बेरोजगार युवा शामिल थे, और पुरानी पीढ़ी के नेतृत्व के खिलाफ यह आंदोलन था। ईरान में हमने बड़ा आंदोलन देखा। युवा महिलाएं सामाजिक नियमों के खिलाफ इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम के जरिए संगठित हुई।
थाईलैंड में 2020 में हमने युवाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शन देखे जो राजशाही की आलोचना कर रहे थे। ऐसा असंभव था नेपाल में, थाईलैंड में पहले, और उस वजह से वहाँ बड़े फेरबदल हुए। नेपाल की नज़ीर हमारे सामने है। नई पीढ़ी के इस आंदोलन के पीछे जनरेशन गैप भी है। जेनजी और युवा मिलेनियल्स तेजी से मतदाता समूह भी बन रहे हैं। जैसे चिली में, ब्राज़ील में, मलेशिया में हाल के चुनावों में हमने बदलाव देखा। पुरानी और नई पीढ़ी के बीच संपत्ति और संसाधनों के बंटवारे तनाव की सबसे बड़ी वजह है, और ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण चुनौती है जो हमें दुनिया के देशों में दिख रही है। विकसित देशों में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन, दवा और आवास की सुविधाएं उनको लाभ देती हैं क्योंकि पहले से चली आ रही हैं, जबकि उन्हीं देशों में जो युवा हैं उनको अस्थायी नौकरियां मिल रही हैं, महंगा आवास है और ज़िंदगी जीने की लागत है। अब ये टेबल आप ध्यान से देखिए और आप देखिए कि ये पैटर्न कितना बड़ा व्यापक है जो हमें पूरी दुनिया में जनसंख्या की स्थिति में और जेनजी की चुनौतियों में दिखाई देता है। सरकारों के खिलाफ नए विरोध के अगुआ हैं नई पीढ़ी के लोग, और लगभग ये 1960 के बाद की पीढ़ी जैसा विद्रोह है, मगर इसमें दो बड़े फ़र्क हैं। बीते दशकों में सड़कों पर बार बार आंदोलन होते थे, गुस्से को रास्ता मिल जाता था, मगर इस नई पीढ़ी का गुस्सा सोशल नेटवर्क्स पर धीमे धीमे सिंझाया जाता है, धीमे धीमे पकता है। ये पहले अपने संवादों से सरकारी एजेंडे को, झूठे आंकड़ों को पूरी ताकत के साथ काटते हैं। इनके आंदोलन सड़कों पर देर से आते हैं, मगर जब आते हैं तो नेपाल, बांग्लादेश, चिली या इक्वाडोर बन जाते हैं। आपका सवाल होगा कि आंदोलनों को करीब से देखने पर ऐसा लगता है कि आर्थिक और राजनीतिक असमानता के आयाम इन्हें कई तरह से ताकत दे रहे हैं। अमेरिका में बेबी बूमर्स को लें, 1946 से 64 की पीढ़ी है, उनके पास इस समय 53% वेल्थ है, जबकि मिलेनियल्स जो 1981 से 96 के बीच आए उनके पास केवल 4.6% वेल्थ है। इतना बड़ा फर्क एक ही देश की दो पीढ़ियों के बीच है। बेबी बूमर्स ने सस्ती शिक्षा का, सस्ते आवास का, संपत्ति में वृद्धि का लाभ उठाया, लेकिन आज के 40 साल के युवा कर्ज से जूझ रहे हैं। स्टूडेंट लोन अमेरिका में, स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या है। आय स्थिर है, स्थायी कमाई की कोई व्यवस्था नहीं है। दुनिया का आवास बाजार और अमेरिका का आवास बाजार इसका उदाहरण है। बूमर्स के पास करीब करीब 40% रियल एस्टेट एसेट्स हैं, आवास संपत्ति है, जबकि युवाओं को ऊंची कीमतों के कारण, ब्याज दरों के कारण घर खरीदना उनके लिए मुश्किल है, उन्हें किराए पर रहना पड़ता है। यही असमानता जिनजी और मिलेनियल्स में विद्रोह बढ़ाती है, और वे अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाने के लिए और अपने लिए कर्ज माफ़ी की मांग करते हैं। पहले आप ये टेबल देखिए, जिसमें आपको दिखेगा कि जो पुरानी संपत्ति बनाम नई गरीबी की बहस है, ये कैसे दुनिया के अलग अलग देशों में फैलती दिखाई दे रही है। अलग अलग देशों में कैसे पीढ़ियाँ दिख रही हैं। जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अगर इसमें देखें करीब से इस टेबल में, तो यह संगति ज़्यादा गहरी है। भारत में अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीबों का घर भी है। शीर्ष 1% के पास 40% संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास 10% से भी कम। शहरी और ग्रामीण आय में दोगुना अंतर है। तकनीकी केंद्र जो बैंगलोर, मुंबई हैं, वो ग्रामीण राज्यों से बेहद आगे हैं। 2020-21 के किसान आंदोलन में ने ग्रामीण इलाकों में बड़ी कंपनियों के खौफ को, डर को उजागर किया। ये जो नए कानून आए कि छोटे किसानों की आजीविका को खतरे में डालते थे, ऐसा उन्होंने महसूस किया। कई जगह नस्लीय भेद, रंग भेद आर्थिक असमानता बनकर लौटा है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म हो गया है, लेकिन आज भी गोरे परिवारों के पास, श्वेत के पास असमान रूप से सबसे ज़्यादा संपत्ति है, और जिससे जो नई पीढ़ी आ रही है ब्लैक्स की, अब वो इसे आर्थिक रंगभेद समझकर इसके खिलाफ गुस्सा है, आंदोलन करती है। अमेरिका में भी जो श्वेत हैं, गोरे परिवार हैं, उनकी औसत संपत्ति अश्वेत परिवारों से, ब्लैक से 8 से 10 गुना ज़्यादा है, और ये अंतर आप भरोसा नहीं करेंगे बीते 30 साल में बदला नहीं है। जेनजी के गुस्से की एक और भीतरी वजह है जो हाल में उभरी है और जिसे समझना ज़रूरी है, वो नेपोकिड फिनोमेना है। ये राजनीतिक, आर्थिक, कला, फैशन जैसे सब जगह हमें वंशवाद दिखता है। बूमर्स की अगली पीढ़ी ने अवसर और शक्ति के सारे केंद्र संभाल लिए हैं, क्योंकि कंपनियों, नेताओं, अधिकारियों, अभिनेताओं की अगली पीढ़ी सामने आ गई। फिलीपींस में मार्कोस का परिवार 2022 में सत्ता में वापसी में आया, जबकि भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए थे मार्कोस के परिवार ने। भ्रष्टाचार के बावजूद उनकी संपत्ति और उनके नेटवर्क में बढ़ोतरी हुई। सामान्य फिलिपिनो आज भी जाकर अगर आप देखिए तो उनकी स्थिति यह है कि वो असमानता और गरीबी से जूझ रहे हैं। कई अध्ययन अलग अलग स्तर पर हुए और ये बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में 41% लोकतंत्रों में वंशवादी नेता चुने गए हैं।
बांग्लादेश में 2024 में वंशवादी शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था और सरकार गिरा दी गई थी। लोग कुलीन वर्ग और भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। यही हमने चिली और ब्राज़ील में देखा। अमेरिका आपके सामने है। ट्रंप परिवार की, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद ट्रंप परिवार और क्रिप्टो से इसका साम्राज्य कितना बढ़ा है और ट्रंप परिवार ने पूरी दुनिया में कैसे अपनी संपत्तियां बढ़ाई हैं, ये अमेरिका के अखबारों में रोज आने वाली सुर्खियां हैं। भारत में भी सभी राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ियां सत्ता के रसूख और अवसरों पर राज करती हैं। लेबनान में 2019 में एक नारा लगा था, ऑल ऑफ देम मीन्स ऑल ऑफ देम, सबका मतलब सब, और लेबनान के लोगों ने सभी नेताओं के इस्तीफे की मांग की थी। आंदोलन करने वाली नई पीढ़ी से आप जरा करीब से जाकर बात करिए, वो हर जगह ऐसा ही कुछ महसूस कर रही है। सवाल होगा कि ऐसा लगता है कि ये मोहभंग कहीं भी कभी भी फट पड़ेगा। कैसे रोका जाए नेपाल और श्रीलंका जैसे घटनाक्रम को? आंकड़ों और के झूठ और जिंदगी की हकीकत की इस जद्दोजहद में व्यवस्था के प्रेशर वाल बंद हो गए हैं। नेपाल के आंदोलन के बाद भारत के तमाम सत्ता केंद्रों में अधिकारियों के बीच हमने चिंताएं देखी, उन्हें कई तरीके की आशंकाओं में घिरा देखा। दरअसल दो संस्थाएं जो इस मोहभंग को स्वर देती थी वो कोमा में चली गई हैं। पहला मीडिया है जो सरकारी प्रचार को, आंकड़ों को चुनौती देता था, बहसें खड़ी करता था, सरकारों से जवाब मांगता था। अब वो सरकारी कहानियों का प्रचार करता है, हकीकत से परे है। इससे मीडिया ने अपनी साख का जो किया सो तो किया, पूरे जनमत को एक सोशल नेटवर्क के हाथ सौंप दिया, जहां एक एल्गोरिदमिक खेल चलता है जिसे किसी भी तरह से किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। और दूसरी हैं अदालतें नीतियों के और उनके क्रियान्वयन, सरकारों के कामकाज के खिलाफ विरोध को सुनती थी, अन्याय को सुनती थी, सरकारों को कटघरे में खड़ा करती थी, जिससे लोगों को अपने क्रोध का समाधान मिलता था। इन संस्थाओं को पूरी दुनिया में नियमित श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये दोनों लोकतंत्रों का सिस्टमिक प्रेशर वाल्व थे और इनका बंद होना बेहद खतरनाक साबित हुआ है। सरकारों के साथ खड़ा मीडिया जनता के से ज़्यादा सरकारों का नुकसान कर रहा है। ये बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें वो सच देखने से रोकता है जो उनकी नीतियों को प्रभावित करता है। प्रचार से सरकारों को लगता है कि लोग तो खुश हैं, पर अचानक एक दिन सत्ता के पांव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और लोग सड़क पर आ जाते हैं। अदालतें तो खैर भला की राजनीतिक हो चली हैं, इसलिए अब जब अदालतों से भी न्याय नहीं मिलता तो लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निवास लूट लेते हैं, संसद को आग लगा देते हैं। सरकारों को अगर इस तरह के खतरे से बचना होगा तो उन्हें क्या करना होगा? कुछ सुझाव जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययनों से, चर्चाओं से और लोगों से बातचीत के आधार पर मिले, वो सामने हैं। सबसे पहली बात, सरकारों को वास्तविक और क्विक आर्थिक डेटा में निवेश करना होगा। सांख्यिकी एजेंसियां, डेटा एजेंसियों को सही नापजोख करने दी जाए। बेरोजगारी, गरीबी और स्थानीय समस्याओं को निचले स्तर पर जाकर जल्दी पकड़ा जाए और उन्हें सार्वजनिक किया जाए, जिससे कि नीतियां सही दिशा में बने। सबसे बड़ी बात यह कि IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को भी वैकल्पिक डेटा लेना होगा। उन्हें सरकार के गलत आंकड़ों पर भरोसा छोड़ना पड़ेगा ताकि स्थिति स्पष्ट होकर सामने आ सके। दूसरी बात, आंदोलनों को न रोका जाए। जनता का क्रोध और विरोध स्वीकार होना चाहिए, ठीक उस तरह से जैसे जनता का समर्थन और वोट, क्योंकि अगर उसे रोका जाता है तो फिर वो भयानक तौर पर फट पड़ता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, सरकारें हमेशा सही नहीं होती। सरकारें ये सोचती हैं कि वो जो कर रही हैं वो सही है, और ये दंभ बेहद भारी पड़ता है। नीति बनाने में पूरी दुनिया में संबंधित पक्षों से संवाद लगभग समाप्त हो चुका है। दुनिया के सभी बड़े देशों में नीतियां नेताओं और अधिकारियों के अपने दंभ और झूठे आंकड़ों से उपजती हैं और फिर उन्हें सही ठहराया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने से पहले अपने देश के उद्योग व्यापार समूह से भी कोई बात नहीं की और दुनिया में कोई ग्लोबल सहमति नहीं बनाई। भारत में बीते 2 दशकों में सभी बड़े फैसले इस तरह से हुए जो सरकार के पास आए। भूमि अधिग्रहण आया, फिर विरोध हुआ और वो वापस लौट गया। GST लाने से पहले संबंधित पक्षों से चर्चा नहीं हुई, उसे बार बार बदला गया और अब पूरी तरह बदल दिया गया। भारत में किसान आंदोलन के बाद सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी थी, वापस लेनी पड़ी थी। हालांकि देर हुई, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होना ही चाहिए, ये ज़रूरी है। और चौथी बात, पूरी दुनिया में आर्थिक नीतियों को नए परिदृश्य की ज़रूरत है जो संपत्ति, प्रगति और अवसरों पर चुनिंदा लोगों के कब्जे को नीतिगत तौर पर समाप्त करें। ये बदलाव कैसे किया जाएगा, कब होगा, इस पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन बीते 1 दशक में हमें कई जगह पहले सदी के रोम वाले के गणतंत्र का इतिहास लौटता दिखा है। प्राचीन रोम गणराज्य में सत्ता कुछ अमीर और प्रभावशाली परिवारों के पास थी।
ये थे जैसे जूलियस और कार्नेलियस, जो शहर में समृद्धि की, खूबसूरत रोम की अच्छी इमारतों की गाथा सुनाते थे, जबकि उनके पीछे आम जनता बेरोजगारी, गरीबी, भूख की समस्याओं से जूझ रही थी। बड़े जमींदारों ने छोटे किसानों की ज़मीन छीनना शुरू कर दिया, जिससे कि ग्रामीण लोग शहरों में आकर भुखमरी और बेरोजगारी के शिकार बने और सरकार से अनाज और मदद मांगने लगे। एक नेता था तिबिरियस ग्रैकस, जिसने गरीबों के लिए भूमि सुधार करने की कोशिश की तो सत्ता की करीबी सीनेट ने उसे विद्रोही ठहराकर मार डाला। उसका भाई गाइयस ग्रैकस, उसने भी विरोध किया तो उसका भी यही हश्र हुआ और पूरी सत्ता पर नेपोकिड वंशवाद, ये जो सीनेट के लोग थे और उनके परिवार के लोग थे, वो पूरी सत्ता पर फैल गए। हिंसा, गिरोहबाजी और जनाक्रोश इतना बढ़ा कि क्लॉडियस और मिलो जैसे रोमन नेताओं के बीच शहर के बीचों बीच गैंगवार शुरू हो गई। इसी दौर में जूलियस सीजर उभरा, गणराज्य की आखिरी दीवार भी ढह गई, वो सम्राट बन गया, पर सीनेट के षड्यंत्रकारियों ने सीजर की भी हत्या कर दी और उसके बाद रोम में वर्षों तक गृहयुद्ध चलता रहा। ऑक्टेवियन, जिसको अगस्टस कहा जाता है, उसने बाद में सत्ता संभाली और इस तरह रोमन गणराज्य का अंत हुआ और रोमन साम्राज्य की नींव पड़ी। देखते देखते दुनिया का सबसे शक्तिशाली गणतंत्र डूब गया। एडमंड बर्ग कहते थे कि संशय, बेचैनी और आलोचना का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि अति आत्मविश्वास में पूरी तरह बर्बाद हो जाने से बेहतर है कि हमें आलोचना सुननी पड़े। विश्व के हर कोने में सत्ता से मोहभंग खौल रहा है। सरकारें डर रही हैं। डरी हुई सरकारें अच्छी होती हैं, डरी हुई जनता नहीं। अर्थ में आज इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।